इनऑर्गेनिक का चैप्टर हमने आज स्टार्ट करना है। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज जो सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास। इसमें मैं आपको रिकमेंड तो यही करूंगा कि आप एफएससी की बुक से स्टार्ट करें और उसी को पढ़ लें, और जो लेक्चर आपको दिया जाए उसमें मैं आपको बीएससी के चीजें भी करवा दूंगा। तो आप ऐसे करें, एफएससी की बुक को फॉलो करें और लेक्चर को प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहले जी पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल थोड़ा सा इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, पीरियाडिक टेबल का और इसके एलिमेंट्स का। पीरियाडिक टेबल आपके पास एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है किसी भी, आप कह ले, एलिमेंट के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए आपके पास जो बिहेवियर एक होता है वो आपको एक्सप्लेन करता है पीरियाडिक टेबल। Periodic table provides a basic framework to study periodic properties or behavior of physical and chemical properties of element as well as their compound। यानी एक एलिमेंट और उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए पीरियाडिक टेबल की जरूरत हमें पेश आती है। अब बात करते जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपके पास कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की और इसके ऊपर वर्क किया। तो पहले हमारे पास है जी अल राजी। अल राजी की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अल राजी जो था उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपने ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, इनऑर्गेनिक में ना, मेरी बात याद रख लें। याद करने वाली चीजें बहुत होती हैं कि ये रिएक्शन हो रहा है तो इट मींस ये हो रहा है। आप ये कहेंगे कि इसकी टो के पीछे लग जाएंगे, इसको खोजने लग जाएंगे, तो इनऑर्गेनिक आप नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजें इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं, वो सारी हम जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी वो आपको करवाई जाएंगी। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन ज्यादा होती हैं, तमाम ब्रांचेस से ज्यादा एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक में होती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल है, एलिमेंट्स है, तो हमें उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मुख्तलिफ मिलती हैं। एक एलिमेंट दूसरे से मुख्तलिफ रखता है, तो इसलिए साइज हो गया, एटॉमिक नेचर हो गई, ये सारी प्रॉपर्टीज वेरिएशन इनमें एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो इनको याद रखने में ही भलाई होती है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अल राजी ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर, और इनका सन याद रख लें तो बेटर है, नहीं तो फिर भी ठीक है। तो अल राजी ने क्या काम किया था? अल राजी ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर, ये वर्क। दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास जी डुब्राइनर, डुबिराइनर्स, डुब्राइनर्स ट्राइएड। इसने तीन तीन एलिमेंट्स का एक सेट बनाया था जी। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसने एलिमेंट्स के तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर, तीन तीन एलिमेंट्स के सेट बनाए। तो इसने ये बात कर दी, लेट्स सपोज ये ए एलिमेंट है, ये बी है और ये सी है। लेट्स सपोज ये सोडियम है, ये पोटाशियम, या आप कह लें ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है। अब इसने ये बात की थी कि आपके पास अगर तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए उनके एटॉमिक मास के बुनियाद पर, तो जो दरमियान वाला एलिमेंट होगा ना, उसका एटॉमिक मास लिथियम प्लस पोटाशियम को जमा करने से मिलता है। तो डुब्राइनर ने ये बात की थी कि जो सेंटर वाला आपके पास एलिमेंट होता है उसका जो मास होगा वो पहले और दूसरे लास्ट वाले का अरिथमेटिक मीन आपको मिलता है जी। अब आप देख ले, लिथियम का मास कितना होता है? 6.9। पोटाशियम का कितना होता है जी? 39। 6.9 प्लस 39
को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 23 आ जाता है जी। तो ये डुब्राइनर के ट्राइएड थे, इसने 62 एलिमेंट्स, सॉरी वो न्यूलैंड था, 62 अरेंज किए थे। इसने कुछ ही एलिमेंट्स को अरेंज किया था, उनके मैं आपको नाम बताता हूँ। उनके सेट्स हैं, ये एफएससी की बुक में नहीं लिखी हुई, जो चीजें एक्स्ट्रा करनी होंगी वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। तो इनके सेट आप लाजमी याद रखें। इनके 4 सेट थे जी, इसने 4 सेट को अरेंज किया था, याद रख लें। वो कौन कौन से? पहला हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। दूसरा हमारे पास आ जाता है जी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। दो। तीसरा हमारे पास आ जाता है जी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर हमारे पास आ जाता है जी सल्फर, सिलीनियम, ट्रिलियम। अब देखिए आप लोग याद भी कर सकते हैं, लैला ने की क्या का सर बड़ा रहा, जो आपके पास हमने शॉर्टकट बनाए थे पीरियोडिक टेबल के। अगर आपने आपको आते हैं शॉर्टकट तो बेस्ट है, तो याद भी कर सकते हैं आप। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये ग्रुप से डाउन द ग्रुप आ रहे हैं जी, सल्फर, सिलीनियम, ट्रिलियम, इस तरह से। तो ये इसने 4 ग्रुप्स बनाए थे ट्राइएड के, इनको इसने अरेंज किया था डुब्राइनर ने। ठीक है जी, तो इसका ये वर्क था। अब हम बात करते इसके फेलियर की। इसका फेलियर ये था कि इसने सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया था। आपको बताया 4 सेट बनाए थे, तो लिमिटेड एलिमेंट्स थे इसके सेट में, ये सारे पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये इसका मेन फेलियर है जी। थर्ड हमारे पास आ जाता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड जो था एक इंग्लिश केमिस्ट था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने आपके पास 1864 में एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जी, 62 एलिमेंट्स। इसने 62 एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस अरेंज किया जी, एटॉमिक मास की बुनियाद पर इसने अरेंज किया। और इसने ये बात की, इसने ये बात बताई कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज करें तो जो हर 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से मिलती होंगी। हर 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले से मिलती होंगी। लेट्स सपोज ये देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 7 हो गए। 2, 4, 6 और 7। अब देखें फ्लोरीन इसके नीचे आ जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो देखें आप, ये इसके अकॉर्डिंग क्या आता है? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है फ्लोरीन के मुताबिक, और लिथियम की प्रॉपर्टीज है जी सोडियम के साथ मैच करती। ब्रिलियम की आपको पता है मैग्नीशियम, बोरॉन की एल्युमिनियम के साथ, कार्बन की सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन की फास्फोरस के साथ, ऑक्सीजन की सल्फर के साथ। वही जो आजकल हम पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं जी वो 8वें एलिमेंट के साथ वेरी करती हैं। ठीक है जी, कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर रेंज करते हैं तो हर 8वां एलिमेंट जो होगा वो पहले के साथ निस्बत रखेगा, जैसे हाइड्रोजन की फ्लोरीन के साथ। यही था न्यूलैंड का ऑक्टेव। अब इसके फेलियर की बात करते हैं, फेलियर क्या हुआ इसका जी। सर हाइड्रोजन और फ्लोरीन का किस तरह का है? ये आपने वो तो सेकेंड ईयर ग्रुप। का जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसके लास्ट में हाइड्रोजन का बिहेवियर बताया होता है कि हाइड्रोजन को हम फर्स्ट में रख सकते हैं, 4 में रख सकते हैं और हेलोजन के साथ रख सकते हैं। हेलोजन क्या सर होता है? वैसे जो हेलोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, हाइड्रोजन को कितने चाहिए? ए, हाइड्रोजन तो इजीली दे सकता है। हाइड्रोजन दे सकता है या ले सकता है? नहीं नहीं, एक ले सकता है अपना जो दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। हाँ जी, तो हेलोजन भी क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपना कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट। तो इस तरह से सर इनमें मैंने जी। एक्चुअली इसलिए पूछा था कि वो बाकी वाले जो एलिमेंट्स वो सेम ग्रुप में आते हैं ना। कौन से?
सर बाकी जैसे लिथियम और सोडियम का जो है प्रॉपर्टीज वो सेम ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप आपको से बिलोंग करता ये है। आपने सेकंड ईयर मैग्नीशियम। की बुक में ये बात नहीं पढ़ी कि हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं है? जी जी सर, ओके सर, याद आ गया, थैंक यू सो मच। तो उधर से ही बात कर रहे हैं कि इसको 3 ग्रुप में रखा जा सकता है, पहला, चौथा और सातवां। वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। तो ये चैप्टर है, हमें 2-3 दिन इस पे लगाने पड़ेंगे क्योंकि इसमें डिटेल काफी, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक करैक्टर, डेंसिटी ऑर्डर, सारी चीजें हम इसकी कवर करेंगे और ये बेसिकली यही चीजें हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। फेलियर इसका क्या था? ही डिड नॉट अरेंज नोबल एलिमेंट्स, नोबल गैसेस को इसने बताया ही नहीं क्योंकि तब तक नोबल गैसेस आपके पास डिस्कवर ही नहीं हुई थी। ठीक है जी। इट इज सूटेबल फॉर लाइटर एलिमेंट, ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए सूटेबल था। जो हैवी एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज मीट नहीं करती। उनमें आपको पता है 18 के बाद पेरियोडिसिटी चेंज हो रही है किसी में, तो ये मीट नहीं करती हैवियर एलिमेंट्स के लिए, ये सिर्फ लाइटर के लिए होती है जी, हैवियर के लिए नहीं है। तो ये न्यूलैंड के फेलियर थे। अब एक फोर्थ हमारे पास आ जाता है जी, लूथर मेयर्स कर्व। इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, टच आपको मिल जाए। लूथर मेयर्स कर्व ये क्या थे? लूथर मेयर एक साइंटिस्ट था, इसने भी अपना जोर आजमाई की कि जी केमिस्ट्री के मैदान में कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। तो आपको इसके 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, वो आपने याद रखने। इस तरह से ना ग्राफ बनाया, यहाँ पर इसने एटॉमिक नंबर लिया, एटॉमिक नंबर, और वाई एक्सिस पर इसने एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया, एटॉमिक वॉल्यूम। तो इसने इस तरह का ग्राफ आपको प्रपोज करके दिया। ये ना नेट से आप लोग देख सकते हैं, जैसे क्रिकेट मैच की वो ग्राफ होते हैं, इस तरह से उसने, शायद ये मैच देख रहा होगा तो इसने ग्राफ बना दिया बैठे बैठे। इस तरह से ना इसने ग्राफ दिया था। इसने फिर एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। इसने क्या किया जी, बड़ा मजे का है। इसने जो नीचे था इधर, इसको लेट्स सपोज हाइड्रोजन रख दिया, टॉप पर इसने हीलियम को रख दिया, फिर इसने लिथियम को प्लेस कर दिया इधर, फिर इसने प्लेस कर दिया जी ब्रिलियम को इधर, फिर इसने बोरान को नीचे, फिर कार्बन को नीचे प्लेस किया, बोरान को सेंटर में रखा, नाइट्रोजन ऊपर आ गया, ऑक्सीजन, फिर आपके पास फ्लोरीन, फिर नियोन, फिर सोडियम को टॉप पर रखा, सोडियम को टॉप पर रखा, फिर मैग्नीशियम को सेंटर में, एल्यूमिनियम को, फिर सिलिकॉन को, फिर आपके पास फास्फोरस को, फिर सल्फर को, फिर आर्गन को, और फिर आपके पास ये आ जाता है पोटाशियम को, क्लोरीन को, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ना इसने एलिमेंट्स को ना क्लासिफाई किया। आपने कुछ भी याद नहीं करना कि इसने कैसे किया, सिर्फ 3 से 4 पॉइंट है। वो हम एहतियातन इसलिए कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो वो पॉइंट्स आपने याद कर लेने। अब देखे यहाँ पर टॉप पर आपको अल्कली मेटल्स मिल रहे हैं, मैं तो आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अल्कली मेटल, सोडियम टॉप पर है, पोटाशियम टॉप पर है, सिवाय लिथियम के। तो इसके 4 पॉइंट्स हम बनाते हैं लूथर मेयर के। पहला पॉइंट, अल्कली मेटल अक्कोपाई, अल्कली मेटल अक्कोपाई कर्व, कर्व, कर्व अक्कोपाई करते, कर्व के ऊपर। अल्कली मेटल जो है वो कर्व के पीक पर अक्कोपाई करते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम क्योंकि अल्कली मेटल नहीं है, हीलियम भी अक्कोपाई करता है टॉप पर, इसलिए उसकी हम बात नहीं कर सकते। ऑल अल्कली मेटल जो होते हैं, अल्कली मेटल अक्कोपाई करते कर्व के ऊपर, एक्सेप्ट हीलियम। फिर हमारे पास आ जाता है जी सेकंड, ऑन डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कर्व, अल्कलाइन अर्थ मेटल अक्कोपाई,
अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल जो आपके पास डिसेंडिंग कवर था, कर्व था, ये ऐसे नीचे आ रहा था, तो यहाँ पर आकर आपके पास अल्कलाइन मेटल थे, प्लेस कर रहे थे, ठीक है। फिर आपके पास इन मिडल, मिडल में आपके पास हेलोजन प्लेस थे, असेंडिंग, ऊपर बढ़ता हुआ, ठीक है, बढ़ता हुआ कर्व ऊपर जा रहा है, तो मिडल में आपके पास हेलोजन थे, असेंडिंग में थे, ये आप याद रख लें, मिडल में आपके पास हेलोजन थे, और बॉटम पर आपके पास हैवी मेटल थे, बॉटम पर हैवी मेटल्स ऑन बॉटम। तो ये चार चीजें आपने याद रखनी है लूथर मेयर कर्व के मुताबिक। यानी सर हमारे पास हैवी मेटल्स नीचे जो होंगे, उसके अल्कली मेटल सबसे टॉप पे, हाँ और जी जो बता अल्कलाइन रहा हूँ, अर्थ अभी मेटल। दोबारा बता रहा हूँ, सुन ले। जो लूथर मेयर्स का कर्व था, इसके मुताबिक जो आपके पास अल्कली मेटल थे वो टॉप पोजीशन पर ऑक्यूपाई कर रहे थे कर्व पर, ठीक है, और जो डिसेंडिंग में आ रहे थे वो कौन से थे जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग में जो आ रहे थे आपके पास, और जो आपके पास मिडल में आ रहे थे असेंडिंग में, वो आपके पास हेलोजन थे, और जो बिलो टॉप बिलो में प्लेस कर रहे थे वो आपके पास हैवी मेटल थे। तो ये चार चीजें थी। इसका फेलियर क्या हुआ, इसका फेलियर ये बना जी कि इसने सिवाय इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था, प्रैक्टिकली इसका कोई इस्तेमाल नहीं था, यूटिलिटी नहीं थी प्रैक्टिकली, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी मेंडलीव सर जी। सर इसके पीछे की कोई रीजन थी कि उसने इस तरह अरेंज किया था? इसने एटॉमिक वॉल्यूम लिया था ना, उस वॉल्यूम के मुताबिक अरेंज किया था, समझ आ रही बात, जिसका जितना वॉल्यूम था उसको उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करता गया। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं जी। मेंडलीव्स ने क्या कहा था, मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था, डिमिट्री मेंडलीव, इसने बड़ी ही अच्छी बात और बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। इसने ना एलिमेंट्स उतने जितने अवेलेबल थे उनको देर एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज किया था, एटॉमिक मास की, यही इसकी आप कह लें इसका वबाले जान बन गया था, ये पॉइंट ही इसका, एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज करना ही इसको ले डूबा। एटॉमिक मास की बुनियाद पर मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, बड़ा ही शातिर और समझदार। इसने क्या किया कि इसने एक पहला जो आपसे पूछा जाए ना पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, तो वो आपके पास मेंडलीफ ने दिया था जी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या एक्सक्यूज मी था सर, जी, सर अगर हम ये बात करें कि आइडिया किसने दिया था, तो आइडिया तो न्यू उसने ट्राइएड्स डोबर्नर ने दिया था। आइडिया भी ये या आप कहेंगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल पहले किसी ने नहीं दिया, डोब्राइनर ने कोई पीरियोडिक टेबल नहीं दिया, ना ही न्यूलैंड ने कोई पीरियोडिक टेबल दिया, समझ आ रही बात। जी एक्चुअल जो पीरियोडिक टेबल बनाया है, आइडिया दिया है, वो मेंडलीफ ने दिया था। सर, इसके अलावा मतलब अरेंजमेंट की जब बात करें तब हम कह सकते हैं कि डोबर्नर ने दिया या न्यूलैंड ने दिया। देखे वो थे मखसूस के लिए, ज्यादातर मेजोरिटी है मेंडलीफ की, तो ओके आप सर। उनको क्यों लेकर बैठे हैं, आप जो काम जिसने किया उसको उसका क्रेडिट दें। तो मेंडलीफ ने आपके पास पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था, तो आप मेंडलीफ को कहें कि जी हाँ जी इसने पीरियोडिक टेबल अरेंज किया। इसका फॉल्ट यही था, इसने कुछ एलिमेंट को मिसप्लेस कर दिया, वो आगे हम देखते हैं। इसने बात तो सीधी कही थी कि जी जितने भी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसके पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, एटॉमिक मास के। मतलब एटॉमिक मास के लिहाज से हमने प्रॉपर्टीज की वेरिएशन को देखते हैं, ठीक है, कि वेरिएशन प्रॉपर्टीज में आता है वो
डिपेंड कर रहा होता है जी एटॉमिक मास पर। इसने ये बात की थी। मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, और इसने देखा कि जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट, वो एक रेगुलर इंटरवल्स पर आ रहे थे। और इस सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन को उसने पीरियोडिक लॉ कह दिया। कि मेंडलीफ ने, जी आसिया पूछे, आसिया फ्रॉम कसूर। हाँ जी आसिया, आपका कोई क्वेश्चन है तो हैंड डाउन करें फिर। गलती से हो गया। चले, तो मेंडलीफ ने क्या किया था कि इसने एलिमेंट्स को ना उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया था, और इसने देखा कि जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे ना, वो एक रेगुलर इंटरवल पर आ रहे थे। मिसाल के तौर पर लिथियम के बाद सोडियम नीचे आ रहा था, और सोडियम के बाद पोटाशियम आ रहा था, एक रेगुलर इंटरवल। देखिए कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 8 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है जी सोडियम से पोटाशियम के दरमियान का? 18 का हो जाता है जी। जी सर। तो देखे उसने ये बात बता दी कि जो एलिमेंट्स है ना, अगर उनको अरेंज किया जाए तो जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आ रहे थे। ठीक है जी, और इसको उसने कह दिया ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीफ बड़ा ही समझदार था। मेंडलीफ ने कुछ गैप्स भी छोड़े थे पीरियोडिक टेबल में। क्या किया था? कुछ गैप्स भी छोड़े थे। ये गैप इसलिए छोड़े थे क्योंकि तब तक कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। इसे पता था कि बाद में कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे और जिनकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, इसलिए उसने ये गैप छोड़ दिए थे। मैं आपको इसकी बताऊंगा कि गैप क्यों छोड़े थे, सारी डिटेल में पढ़ेंगे आज। आज हमने पढ़ना कम है लेकिन समझना ज्यादा है। तो गैप्स छोड़े थे, और कुछ जैसे कि कुछ अरसे के बाद जर्मीनियम डिस्कवर हो गया जी। तो जर्मीनियम की प्रॉपर्टीज जो मेंडलीफ ने बताई थी, सेम प्रॉपर्टीज थी जर्मीनियम की। जो मेंडलीफ ने बताई थी प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टी थी। इसकी रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा। अब मेंडलीफ की बात कर रहे हैं कि इसने क्या काम किया था। इसने सिंपल एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया। इसने देखा कि एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया जाए तो जो एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आ रहे हैं। तो इसने उसे पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिया जी। अब इसके कुछ फॉल्ट्स थे, डिफेक्ट्स थे, वो देखते हैं हम। डिफेक्ट्स ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है जी। जर्मेनियम का पूछा जाता है कि कौन सा एलिमेंट था जिसके लिए मेंडलीफ ने गैप छोड़ा, तो वो जर्मेनियम था। तो इसके डिफेक्ट्स हैं जी, इसको देखते हैं। पहला जी एनोमलस पेयर्स। एनोमलस कहते हैं एक्सेप्शनल पेयर्स। एनोमलस पेयर्स यानी जिनमें एक्सेप्शंस हो जाएं। पहला इसका डिफेक्ट, ये बुक में नहीं लिखे हुए कुछ डिफेक्ट्स, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो भी नोट कर लें। इसने आपके पास कोबाल्ट को पहले क्या कर दिया, कोबाल्ट को और निकल को। अभी बताता हूं। अब देखें, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है वो 58.9 होता है, और निकल का जो होता है वो 58.6 होता है। अब मुझे बताएं पहले कौन सा एलिमेंट आना चाहिए पीरियोडिक टेबल में जी, निकल या कोबाल्ट? निकल। क्योंकि एटॉमिक मास की बुनियाद पर। तो इसने भी ऐसा ही किया था। क्या किया था इसने? कोबाल्ट विद हायर एटॉमिक मास प्रीसीड्स निकल। इसने क्या किया था कि
कोबाल्ट जो था हायर एटॉमिक मास रखता था, तो इसने क्या किया था, इसकी जगह इन्वर्स कर दी थी। समझ आ रही मेरी बात, कि निकल को इसने क्या किया था, पहले प्लेस कर दिया था और कोबाल्ट को बाद में प्लेस कर दिया था। क्यों? क्योंकि निकल का जो मास था वो क्या था, कम था, और कोबाल्ट का ज्यादा था। इसी तरह इसने टेलोरियम, जिसका एटॉमिक मास था 127.6, और आयोडीन, ठीक है, आयोडीन को इसने पहले प्लेस कर दिया, बाद में टेलोरियम को कर दिया। ठीक है, तो इससे भी क्या एक प्रॉब्लम पेश आ गई, क्योंकि टेलोरियम था, उसका एटॉमिक नंबर जो था आपके पास वो क्या था, कम था आयोडीन से, तो इसलिए वो पहले आ गया। तो एटॉमिक मास की बुनियाद पर देखा जाए तो आयोडीन जो आपके पास टेलोरियम होता है उसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इसने इन्वर्स कर दिया था इस चीज को। आयोडीन का जो मास अगर आप देखें तो 126 है, तो अगर देखा जाए तो आयोडीन को पहले आना चाहिए और टेलोरियम को बाद में आना चाहिए एटॉमिक मास की बुनियाद पर देखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता जी, क्योंकि जो आयोडीन होता है उसका एटॉमिक नंबर आपके पास 53 होता है और टेलोरियम का 52। तो ये एक तो मेन इसकी एक्सेप्शन थी, इसने एलिमेंट्स को रॉन्गली प्लेस कर दिया था। ठीक है सर जी, ये 52 और 53 में हमारे पास ये एटॉमिक मास फिर या आइसोटॉप्स की बुनियाद पर रखा गया? ये तो एटॉमिक मास की बुनियाद पर रखा था, ये एटॉमिक नंबर है आपके पास 52 और 53, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। सही। जो आपके पास ऐसे ग्रुप्स जियो केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी डिसिमिलर थी, डिसिमिलर, तो उनको भी इसने इकट्ठा रख दिया था। मिसाल के तौर पर जिंक, कैडमियम, मरकरी को इसने किसके साथ प्लेस किया था जी? सेकंड ए के साथ। तो इसके साथ इसने सेकंड ए के साथ प्लेस कर दिया। तो अब देखें ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, और वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनका कोई आपस में पेयर नहीं बनता, तो इसने ये बात भी गलत की। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट इसका, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप की पोजीशन। अब एक बात बताएं मुझे, आइसोटोप का मास सेम होता है क्या? नो सर। तो इनका मतलब आइसोटोप का मास सेम नहीं होता, तो उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। ऐसा है या नहीं है? यस सर। तो एक तो ये फॉल्ट आ गया कि आइसोटोप का जब मास डिफरेंट है तो उनकी पोजीशन भी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उनको एक ही जगह पर रखा जाता है। वो आगे जो मोजिले साहब थे उन्होंने वो सारी डिटेल आकर बताई। आगे आपके पास फोर्थ है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ईसी के बारे में इसने कुछ नहीं बताया, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट एक्सप्लेन नहीं किया। फिफ्थ आपके पास सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, इसने ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज केमिकली सेम थी, मिसाल के तौर पर गोल्ड और प्लाटिनियम, प्लाटिनियम ये एक ही ग्रुप से, एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं जी, गोल्ड और प्लाटिनियम, तो इसने इनको डिफरेंट जगह पर प्लेस कर दिया। तो एक तो ये इसने जो केमिकली सिमिलर प्रॉपर्टीज भी रखते थे उनको भी गलत प्लेस कर दिया था। अब लास्ट इसका आ जाता है जी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। 6 इसका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से, तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। Hydrogen was not given fixed position because it was considered in group 1
एज वेल एज इन ग्रुप 7। ये ग्रुप 1 का भी कंसीडर किया जा सकता है ए, और ग्रुप 7A का भी कंसीडर किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। अब हम बात करते जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक एक्यूरेट, आप कह लें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है हमें। और सबसे पहले मोजिले ने 1911 में मोजिले ने आपके पास एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था, तो उसकी बुनियाद पर फिर प्रॉपर्टीज को अरेंज करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ था कि आपके पास एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जब अरेंज किया तो उससे ये बेनिफिट हुआ था कि कुछ एटॉमिक ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास सेम था, तो उनको तो फिर हमें एक पोजीशन पे रखना पड़ना था, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट है। तो इस वजह से ये जो आपके पास मोजिले का वर्क था ये बेस्ट है, और यही हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है। इसने क्या किया था मोजिले ने? इसने इंप्रूवमेंट्स की थी। इसने ये बताया कि जो इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर, कि अगर उनको उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज कर दिया जाए ना, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो एक पीरियोडिक मैनर में, जैसे लिथियम है, इसके बाद सोडियम, और सोडियम के बाद पोटाशियम, तो पीरियोडिक मैनर में उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। ठीक है जी। तो ये इसने बात की। इसने इंप्रूवमेंट्स थी। इसकी पहली इंप्रूवमेंट, इसने एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड किया जी। एक्स्ट्रा ग्रुप कौन था? वो आपके पास नोबल गैसेस का ग्रुप था। नोबल गैसेस का ग्रुप इसने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इसकी इंप्रूवमेंट आपके पास जो थी वो ये थी कि इसने सेपरेट किया जिंक, कैडमियम, मरकरी को, इसको इसने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप बी और ग्रुप ए। ठीक है जी। तो इसने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए, और जैसे ग्रुप 2B और ग्रुप 2A में इसने सेपरेट कर दिया था। यानी इसने बी वाले ग्रुप और ए वाले ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो आपको पता है ग्रुप क्या होते हैं जी? जो आपके पास वर्टिकल होते हैं जी, वो आपके पास ग्रुप होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। ठीक है जी। तो इसने ये दो तरह के ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करवा देते, और इस तरह से हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद बनती है। एटॉमिक नंबर जो होता है आपके पास एक किसी भी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, और ये एटॉमिक नंबर आप कह सकते हैं कि एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स है, और ये डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट होगा। एक जैसा एटॉमिक नंबर कोई भी एलिमेंट नहीं रख सकता आपके पास। तो ये बुनियाद थी जी आपके पास मोजिले ने 1911 में। आप ऐसे करें कि मीटिंग एंड होने वाली तो दोबारा से ज्वाइन करें।